आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। सरफरोश में इंस्पेक्टर अजय सिंह राठौड़ हों, सिंघम में इंस्पेक्टर बाजीराव सिंघम हों, सिम्बा में इंस्पेक्टर संग्राम भालेराव हों या फिर दबंग में चुलबुल पांडे, भारतीय पुलिस की यही इमेज हमारे मन में बसी है। लेकिन जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो चौराहे पर चालान काट रहे पुलिस अंकल हीरो नहीं विलेन ही नजर आते हैं। वैसे हमने ये सब भी सुना है कि हमारी 7 पुश्तों में कोई थाने तक नहीं गया, पुलिस की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, पुलिस वालों के बच्चे अक्सर बिगड़ ही जाते हैं। मतलब नो ऑफेंस, मैं नहीं कहता, लेकिन ये परसेप्शन पब्लिक में चलते हैं। अब क्या है कि अगर आपके घर या आसपास कोई पुलिस में ना हो तो हम कभी समझ ही नहीं पाते कि पुलिस वालों की लाइफ होती कैसी है, कितनी टफ है, या उनके पास कितनी तरह के टास्क होते हैं, क्या क्या प्रेशर्स होते हैं। तो हमने पढ़ाकू नितिन की बैठकी पुलिस के ही नाम कर दी है। 21 साल से पुलिस में अलग अलग जिम्मेदारी संभाल रहे रुपेश कुमार द्विवेदी के साथ ये पॉडकास्ट होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में डकैतों के खात्मे से लेकर तीर्थ स्थानों पर क्राउड कंट्रोल तक उन्होंने हर जिम्मेदारी संभाली है। कई अवार्ड्स मिले हैं उन्हें और फिलहाल वो इंदौर में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में एसपी पद पर तैनात हैं। तो कुल मिलाकर लोगों के बीच काम करने से लेकर क्रिमिनल्स की रोकथाम तक उनके पास सारे एक्सपीरियंसेस हैं। तो रुपेश जी से जानेंगे कि पब्लिक पुलिस से डरती क्यों है, स्मार्ट शहर हो गए, क्रिमिनल हो गए, पुलिस कब होगी, एनकाउंटर से लेकर कस्टोडियल डेथ तक के आरोपों पर पुलिस का क्या स्टैंड है, एक आदर्श पुलिस वाला कैसा होना चाहिए और एज ए सिटीजन हमारा क्या फर्ज है। मैं हूं नितिन ठाकुर और ये है पढ़ाकू नितिन। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, I'm gonna make him an offer again with you. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। हेलो, नमस्कार रुपेश जी, कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बस सब एकदम बढ़िया। और मैंने सोचा आज पुलिसिंग पर बात करनी है तो आपसे बढ़िया कौन होगा, क्योंकि आपने जो है डकैतों के खिलाफ भी अभियान चला है और उज्जैन जैसे बड़े क्षेत्र में बड़े बड़े धार्मिक आयोजन भी किए पब्लिक के साथ मिलकर। तो कई तरह की चीजें आपके प्रोफाइल से जुड़ी हुई थी और मेरे सवाल भी आज जो है तरह तरह के हैं। तो सोचा भाई जरा आपका स्वागत किया जाए। जी, थैंक यू सो मच। तो ना मैं एक बुनियाद रख देता हूँ पहले सवाल से, जो बहुत सारे लोगों के मन में होता है और अक्सर लोग पूछते हैं कि पुलिस जो है, जब हम जो अंग्रेजी पिक्चर्स में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, तो वहां बड़ी ना हेल्पफुल दिखाई देती है। और जो बाहर गए हैं लोग वो भी आकर बताते हैं, हालांकि अभी तो यूएस वगैरह में माहौल खिलाफ है, पर वो कहते हैं कि आमतौर पर पुलिस बहुत मददगार होती है बाहर देशों में और लोग उनके पास जाने से डरते नहीं। इनफैक्ट बच्चों तक के पास पुलिस का नंबर होता है, वो कॉल मिला देते हैं, कोई भी बात हो पुलिस आती है। वहां केवल पुलिस को ऐसे नहीं देखते कि ये गोली ही चलाती है, अपराधियों का पीछा ही करती है, बल्कि कस्टमर केयर टाइप कुछ नंबर है कि फोन करो हेल्प मिलेगी। तो पुलिस को जहां मददगार का पर्यायवाची होना चाहिए था, वहीं आप बताइए कि ऐसा क्यों है कि हमारे यहाँ लोग डरते हैं पुलिस को देखकर। अपनी किसी जेन्युइन प्रॉब्लम का निपटारा भी वो आपस में कर लेना चाहते हैं, कुछ ले दे के कर लेना चाहते हैं, लेकिन पुलिस का हस्तक्षेप लोग कम से कम चाहते हैं। पुलिस का नाम आते ही खौफ, एक डर है। तो आपको क्या लगा, इतनी लंबी आपकी सेवा हो गई पुलिस में हो गई, तो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होगा, क्यों छवि बनी है? देखिए, इसमें एक चीज ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी की भी इमेज जो रातों रात नहीं बनती है, उसके लिए एक बहुत लंबा उसका एक इतिहास होता है। तो अगर हम फॉरेन की बात जैसे आप कर रहे थे, तो वहां पर जो उनका जो पुराना इतिहास रहा है पुलिसिंग को लेके, वो बहुत अलग है और हमारे यहाँ पर जो इतिहास है वो बहुत अलग है। पुलिस जो हमारी आई है वो ब्रिटिश टाइम से यहाँ पर बनाई गई थी और उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसको आगे थोड़ा सा मॉडिफाइड वे में उसको कंटिन्यू किया गया। तो ये आप फील करेंगे कि जब आज़ादी का संघर्ष चल रहा था तो उस समय पुलिस जो थी वो उनके खिलाफ खड़ी हुई थी और आज़ादी के बाद उसी पुलिस को एज इट इज स्वीकार किया गया। तो हमारा इतिहास थोड़ा सा विदेशी इतिहास से अलग है। तो वो जो फीलिंग या इमोशंस या जो उनकी भावनाएं हैं वो थोड़ा सा अलग स्वाभाविक रूप से होंगी। अब यहाँ पर ये बात जरूर आती है कि
समय काफी गुजर चुका है स्वतंत्रता के बाद, और लोगों में वह विश्वास क्यों नहीं आ पा रहा, ये कई बार ऐसा प्रश्न उठता है। लेकिन मैंने ये महसूस किया है बहुत सारे अवसरों पर कि लोगों का विश्वास है, और बहुत अच्छा विश्वास है, और जिन लोगों के वास्ता पुलिस से पड़ा है उनके काफी लोगों के अनुभव भी अच्छे हैं, और कुछ लोगों के अनुभव खराब भी हैं। यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जो लोगों के अनुभव अच्छे हैं वो कभी भी पब्लिकली आकर उस चीज को नहीं कहते, क्योंकि उनको जरूरत उसकी महसूस नहीं होती है। लेकिन जिनके अनुभव खराब रहते हैं वो पब्लिकली आके उस चीज को बोलती है, कहती है। तो हमारे सामने ये पिक्चर आती है कि जो भी हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। पुलिस बहुत ऑनेस्टली काम करती है और दिन रात मेहनत करती है। अब कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिनका विचार या जिनका व्यवस्था जो है वो काफी संरचनात्मक ढंग से देखना पड़ेगा उसको, क्योंकि जो हमारी पुलिसिंग की जो प्रणाली है वो काफी हद तक अभी भी वही चली आ रही है जो ब्रिटिश टाइम में थी। तो समय के साथ नहीं धीरे सर, धीरे बात बदलाव तो तो आ ठीक रहा है, है। समय के साथ बदलाव आ भी रहा होगा, आना भी चाहिए। लेकिन जैसे आप बात कर रहे हैं मुझसे, आज मैं आमोद कंठ साहब के साथ भी बात कर रहा था एक बार एक पॉडकास्ट में। उसके भी अलावा मैंने कई पुलिस वालों से बात की, बड़े अधिकारी जो रहे, वो ये बात कहते हैं जो आप कह रहे हैं, वो सहमत हैं कि बदलाव होना चाहिए था। पुलिस को तब बनाया था जब हमें अपने ही लोगों को डराना था, तो ये तो अंग्रेजों का एक टूल था। लेकिन अभी भी शासन में बैठे लोग उसका यदि वैसा ही इस्तेमाल कर रहे हों तो ये असफलता किसकी है? और जबकि आप जैसे वरिष्ठ अधिकारी भी जो इस तंत्र में है वो भी ये मानते हो कि ऐसा होना नहीं चाहिए, तो फिर 70-80 साल बाद भी हम अगर वैसा ही पुलिस देख रहे हैं जैसी होनी नहीं चाहिए और आप ही लोग मानते हैं, तो ये असफलता फिर है किसकी और किसे से ठीक करना चाहिए? देखिए, अगर आप इसको एक दूसरे दृष्टिकोण से देखें कि जब भी कोई आवश्यकता पड़ती है तो लास्ट में, एट लास्ट, आपको केवल एक ही व्यक्ति खड़ा नजर आता है, वो होता है पुलिस वाला। चाहे आप कितनी भी तकलीफ में हो, चाहे आप कितनी भी खुशी में भी हो, चाहे आप किसी डिजास्टर में हो, लास्ट में आपको एक पुलिसमैन ही मिलेगा आपको खड़ा हुआ। अगर अर्थक्वेक भी आता है तो आपको आखिरी में एक पुलिस वाला ही मिलेगा जो आपको रेस्क्यू करने दिखेगा। बाकी आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन या चीजें आपको नजर नहीं आएंगी। तो ये हम एक मतलब एक आउटराइटली ये नहीं कह सकते हैं कि पुलिस की फेलियर है या व्यवस्था की फेलियर है। ये बात जरूर है कि समय के साथ रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है। जवाबदेही की जो बात है, जो आप कह रहे हैं कि लोगों की जो आस्था है, वो आस्था भी तभी बनेगी जब जवाबदेही के साथ में और पारदर्शिता के साथ में हम काम कर पाएंगे। तो परिस्थितियों को उसके अनुसार ढालना होगा, और समय के साथ में जो बदलाव आने चाहिए पुलिस में, वो बदलाव भी धीरे धीरे लाने की आवश्यकता होगी। क्योंकि अब हम ये नहीं कह सकते कि हमने ये किया है और किया है। आपको ये बताना पड़ेगा कि हमने ये किया है और उसके ये रीजंस हैं, आपको बताने होंगे, कारण देने होंगे, क्योंकि आपकी जो जवाबदेही है उसी से तय होने वाली है, और लोगों का जो विश्वास है उसी जवाबदेही से ही आएगा। तो ये समय के साथ जो चीजें चल रही हैं वो समय के साथ धीरे धीरे बदलाव हो रहे हैं, ऐसा नहीं बदलाव नहीं हो रहे हैं। हाँ, बस ये जरूर कह सकते हैं कि बदलावों की जो गति है वो काफी धीरे है। हाँ, तो मतलब इसमें क्या जो फिर मैं इसलिए पूछ रहा था ना कि पुलिस में जो रिफॉर्म आएंगे, और आपने कहा वो हो भी रहे हैं, स्लो है थोड़ा, तो किस मोर्चे पर दिक्कत है, मैं ये पूछ रहा था। राजनीतिक मोर्चे पर है, खुद पुलिस के अंदर से है, या कुछ और है? मैं तो ये समझना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि आप बहुत करीब हैं उस चीज के, प्रॉब्लम के बहुत करीब हैं, तो आप शायद बेहतर बता पाए कि अटका कहाँ हुआ है कि जो बात सब लोग मानते हैं, महसूस करते हैं, वो हो क्यों नहीं पा रही है? भली हो रही है लेकिन स्लो क्यों है फिर? देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं जो कि ओपनली कहना संभव इसलिए नहीं है क्योंकि ये व्यवस्थागत और संरचनात्मक बातें हैं। कुछ पॉलिसी मैटर्स भी हैं इस बात को लेके, लेकिन फिर भी अगर हम एज ए पुलिसमैन हम बात करते हैं तो हम अपनी लिमिटेशन में ही बात कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं एज ए पुलिसमैन। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा कि समय के साथ जो बदलाव आने चाहिए वो धीरे 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 पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस में लाए जा रहे हैं, चाहे वो बिहेवियर एस्पेक्ट को लेकर हो, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, चाहे वो टेक्निकल नॉलेज को लेकर हो, चाहे वो पब्लिक की हेल्प किस तरह से की जा सकती है स्मूथली वो हो। तो ये सारे एस्पेक्ट लिए जा रहे हैं। जहां तक रहे ऑर्गेनाइजेशनल जो मैटर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स में निश्चित रूप से जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका इसमें मेन रोल है, और उन्हीं के द्वारा डिसीजंस लिए जाने होते हैं। लेकिन एज ए पुलिसमैन हम कोशिश करते हैं कि विद इन फ्रेमवर्क रहते हुए
चीजों को और बेहतर कैसे कर सकते हैं, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर प्रयास जरूर करते रहते हैं। अच्छा, एक चीज और मैंने देखी, अभी पिछले दिनों एक खबर थी पिछले साल, मैं उस पर जानना चाहूंगा। हालांकि ये भी एक बार और नीतिगत विषय है, आप उस पर ज्यादा बोल नहीं सकते मुझे मालूम है, लेकिन जैसे खबर आई कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार ने कुछ ट्रांसजेंडर्स को एडमिशन दिए पुलिस फोर्स में। उसको कई तरह से विश्लेषित किया गया और उसमें एक पहलू ये भी था कि इससे ये होगा कि समाज का एक वर्ग जो है, जो हाशिए पर खड़ा है, जिसे हम एड्रेस नहीं करते, यदि हम वहां से कुछ लोगों को पुलिस फोर्स में भर्ती करें तो एक तो मैसेज बहुत अच्छा है, दूसरा हम उस वर्ग के प्रति मैसेज देते देते वाकई एक रिफॉर्म ला रहे हैं कि पुलिस में अब महिला और पुरुषों के अलावा ट्रांसजेंडर्स भी होंगे। आप लोग इस पर क्या कहते हैं? और आप भी चूंकि अधिकारी हैं तो आपका भी कोई मौकफ होगा इस पर, जरूर कोई मत बना होगा। क्या हमें इस तरह से भी कुछ बदलाव लाने चाहिए पुलिस फोर्स में कि केवल महिला पुरुष के अलावा ट्रांसजेंडर्स को भी अब लाना चाहिए? देखिए, इस बारे में बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है। पुलिस में इस तरह के जो बदलाव हो रहे हैं वो अच्छे और पॉजिटिव बदलाव हैं। पहले महिलाओं को पुलिस में लिया गया, अब धीरे धीरे ट्रांसजेंडर को भी इसमें जगह दी जा रही है। तो इससे जो हमारी जो डाइवर्सिटी है सोसाइटी की, वो रिफ्लेक्ट भी होगी और पुलिसिंग में भी इस चीज की मदद मिलेगी। तो एज ए पुलिस मैन अगर हम देखें तो इसका हम स्वागत ही करेंगे, इसमें कोई विरोध करने जैसी कोई बात नहीं है। और जो पुलिस फोर्स में जो कुछ लोगों में असहजता हो जाती है इन चीजों को लेके कि भाई ये इनके साथ हम काम कैसे करेंगे, तो ये बात तो जब महिलाओं को प्रवेश दिया गया था तब भी शुरुआत में हुई थी। तो ये समय के साथ, बदलाव के साथ ये चीजें अडॉप्ट करना समय की जरूरत है। ये तो सच बात है कि बदलाव इसी तरह से आएंगे और स्वीकार्यता ऐसे ही बढ़ेगी, ये तो ठीक है। पर अब मुझे ये बताइए कि जो सबसे बड़ा आरोप पुलिस पर लगता है वो करप्शन का लगता है, और मैं अभी आंकड़े भी कहीं देख रहा था तो बहुत करप्शन है। पुलिस भी अब तो मानती है, बहुत तरह के प्रयास होते हैं इसे दूर किया जाए। लेकिन मैं इससे आगे एक बात पूछना चाहता हूँ, इसके कारण आप क्या देखते हैं कि करप्शन इसलिए है पुलिस में साहब, ये है कारण इसका? आपको कभी लगा कोई कारण आप खोज पाए? देखिए, कारणों पे अगर जाएंगे तो बहुत सारे कारण हैं जो कि इसको जन्म देते हैं। इसमें सबसे पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि पुलिस और सोसाइटी दोनों अलग अलग नहीं है। जो सोसाइटी के बंदे हैं वही पुलिस में आए हुए हैं, वो सोसाइटी को ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो वैल्यूज पुलिस में आती हैं वो वैल्यूज सोसाइटी से ही आ रही हैं। तो जब ये जो वाइड स्प्रेड जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का एक पार्ट ये भी रिफ्लेक्ट करता है। अब हम इसको कह के अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते, ये बात सच है। लेकिन कुछ चीजों में अगर सुधार किया जाए तो वो इन चीजों से काफी हद तक बचा जा सकता है। जैसे कि मेरा मानना है कि जो हमारे आरक्षक, प्रधान आरक्षक और जो नीचे के जो स्टाफ के अधिकारी हैं, उनके लिए एकोमोडेशन रहने के लिए, उनके लिए बेहतर सेवाओं की कंडीशंस, उनके लिए बेहतर वेतनमान, उनके लिए उनकी जो डेली रिक्वायरमेंट्स हैं, उस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए और उसकी कुछ व्यवस्था बनाने की आवश्यकता होगी। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हम एक सामान्य रूप से उसको इमेजिन नहीं कर पाते कि ये भी होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, कोर्ट से एक वारंट समन्स आया कि भैया इसको एग्जीक्यूट करना है और उसको कोर्ट में जमा करना है। अब शासकीय व्यवस्था है, आपको वारंट भी मिलेगा, वारंट के थ्रू आप जाइए, टिकट कटाइए और वहां जाके एग्जीक्यूट करके वापस आ जाइए। पर अब आपको एक ही शहर में, जो कि बड़े बड़े शहर हैं, आपको जाना है, तो आपको वहां पर वारंट कोई बस वाला नहीं लेने वाला है, ना ही कोई टैक्सी वाला लेने वाला है, ना ही कोई लेने वाला है। अब वो क्या करेगा, वो अपनी गाड़ी से जाएगा और वो उस पते को ढूंढेगा और ढूंढ के उसको एग्जीक्यूट करने का प्रयास करेगा। तो ये एक, इस प्रयास से ही उसकी बात खत्म नहीं हो जाती है। उसके बाद इस प्रकार के उसको सैकड़ों काम होते हैं। तो अब वो क्या करने की कोशिश करता है कि इसकी भरपाई वो किसी और तरीके से करने की कोशिश करता है। तो इस तरह से चीजें पनपना शुरू होती हैं। तो व्यवस्थाओं में अगर हम कुछ बेहतर तरीके से सोच के कर सकें तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। और जहां तक कहा करप्शन का बात, तो उसको काफी हद तक कम किया जा सकता है। और चूंकि ये बात भी सच है कि पुलिस एक विजिबल फोर्स है, पुलिस एक यूनिफॉर्म फोर्स होने के कारण हर पब्लिक प्लेस पर नजर आती है, तो वो उसकी हर छोटी छोटी बातों पर नजर होती है। तो वो जो भी करेगा वो उसके दायरे से बाहर नहीं आ सकता। हाँ, मतलब अब मुझे याद आ रहा है कि मेरे एक मित्र हमेशा कहते थे कि पुलिस को हम गाली तो बहुत देते हैं, लेकिन किसी भी इलाके में जाकर पुलिस लाइन का हाल यदि कोई देख ले
तो उसको ये भी समझ में आएगा कि करप्शन के बहुत सारे कारणों में से एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि पुलिस में जो सबसे निचले स्तर पर लोग हैं, जिन्हें वाकई पब्लिक में डील करना होता है ग्राउंड पर, उनकी स्थिति इतनी खराब है कि जब वो पब्लिक के बीच निकलते हैं तो उन्हें जहां जैसे समझ में आता है फिर वो वैसे भरपाई करने की कोशिश करते हैं अपनी खराब स्थितियों की। बिल्कुल। आप बुनियाद की बात देखें कि अगर कोई पुलिस वाला 10 घंटे, 8 घंटे या 12 घंटे, जैसी भी उसकी जरूरत है थाने में, उसके बाद जब वो घर पहुंचता है और घर पहुंचने के बाद आराम करने की बजाय वो ऐसी उलझनों में फंसा रहता है जो कि उसको नहीं होना चाहिए, और फिर वापस ड्यूटी का टाइम शुरू हो गया और ड्यूटी में पहुंच गया, और ये सर्कल उसकी लाइफ का पूरी सर्विस की ड्यूरेशन में चलता रहता है। तो ऐसी मना स्थिति में किस प्रकार से वो सेवाएं दे रहा है, ये तो वही जानता है। नहीं, और अगर एक पुलिस वाला डिप्रेस है, अगर एक पुलिस वाला परेशान है मानसिक रूप से, तो वो समाज में जब सेवा करने जाता होगा तो किस तरह से चीजें बिगड़ती होंगी, इसकी भी एक तस्वीर अगर मतलब हम देखें तो पाएंगे अक्सर कि बहुत फ्रस्ट्रेट है कोई पुलिस वाला, बहुत गुस्से में है किसी भी कारण से, और चौराहे पर मान लीजिए ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है, तो वो तो 2-4 मिनट में धैर्य खो ही देगा उसके बाद, और उसके बाद फिर जो परिणाम होंगे वो अच्छे तो नहीं है, ना उसके लिए जिस पर वो गुस्सा निकालेगा। बिल्कुल तो क्या किसी बिल्कुल तरह सही। की ट्रेनिंग की जरूरत होती है, होनी चाहिए क्या, हुआ करती है अंदर, हमें नहीं पता कि मतलब होता हो, शायद मुझे मालूम नहीं, कि मनोवैज्ञानिक सलाहें दी जाती हों इन लोगों को, ऐसा कुछ होता है क्या, ऐसा कुछ प्रोग्राम है क्या? नहीं, मनोवैज्ञानिक सलाह देने जैसे तो कोई ऐसे प्रोग्राम नहीं होते, बट डिफरेंट टाइप के बिहेवियरल एस्पेक्ट को देखते हुए कुछ कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम जरूर होते रहते हैं। अच्छा, तो उसके कोई आपने कभी अच्छे परिणाम देखे, मतलब कभी हुआ हो अंदर चलता हो कि भाई पुलिस वाले जो लंबी छुट्टी भी नहीं मिलती है उन्हें, त्योहारों पर भी वो लोग तैनात रहते हैं, सैलरी भी उस तरह से बहुत कोई अच्छी नहीं है, फिर पब्लिक के बीच में जाते हैं, कोई इमेज ऐसी नहीं है कि पब्लिक सपोर्ट करती हो, उसकी भी भारी कमी है, और उनके हाथ में ताकत भी है पुलिस वालों के हाथ में, तो इससे मिलजुल कर जो एक पुलिस वाले की छवि बनती है जो ऐसी है जो इसमें पब्लिक डरती है और वो भी बेचारा परेशान है, तो इसका आपको नहीं लगता एक ट्रेनिंग होनी चाहिए कायदे से, कुछ संस्थाओं को बात करनी चाहिए, सरकारों को दरवाजे खोलने चाहिए कि भाई आइए हमारे पुलिस वालों से बात कीजिए, इन लोगों की समस्याएं दूर कीजिए, तो उससे वो एक हेल्दी वातावरण बनेगा कि वो समाज में जाएगा तो हंसते हुए, थोड़े धैर्य के साथ, थोड़ी एक अच्छी समझ के साथ, नहीं? बिल्कुल, ये ट्रेनिंग्स बिल्कुल हेल्प कर सकती हैं, और निश्चित रूप से उनके परफॉर्मेंस और बिहेवियर में भी रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन इसके पहले ये इस चीज को समझना ये जरूरी है कि ये इस प्रकार का बिहेवियर या ऐसी सिचुएशन आ क्यों रही है, तो हमें उस पॉइंट को पहले करेक्ट करना होगा। अगर कोई पुलिस ऑफिसर या पुलिस का स्टाफ का बंदा अगर वो काम कर रहा है जो नहीं करना चाहिए, तो हमें एज ए होल पूरे स्टाफ को ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि ये प्रॉब्लम्स जनरेट क्यों हो रही हैं, ये बिहेवियरल एस्पेक्ट या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं ये जनरेट क्यों हो रही हैं। तो उस सोर्स पे हमको जाना पड़ेगा। ट्रेनिंग निश्चित रूप से हेल्प करेगी, लेकिन वो एलिमिनेट नहीं कर पाएगी उस प्रॉब्लम को अगर हमें प्रॉपर तरीके से टैकल करना है तो हमें उसके सोर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये ऐसा क्यों है, तभी हम उसमें कुछ ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। अच्छा, अभी मेरे दिमाग में एक चीज आई कि अभी जैसे ना फिर से ओमिक्रॉन आ गया है और फिर से डॉक्टर्स को परेशानी होने लगी है, क्योंकि जाहिर है इंफ्रास्ट्रक्चर कम है हमारे पास हेल्थ का भी, वो लोग लंबे समय तक काम करते हैं, और अभी तो वो उभरे जी भी नहीं थे 2 साल से, फिर से करेंगे। पुलिस भी जी उसी तरह से काम कर रही है, फ्रंट लाइन वर्कर है वो भी जी। उनकी भी कोई छुट्टी तो हुई नहीं थी, वो लगातार सड़कों नहीं, पर थे, बिल्कुल लोगों को अंदर भेज रहे थे घरों में और सेवा भी कर रहे थे। अभी बिल्कुल फिर से अब ओमिक्रॉन आया तो उनकी ड्यूटी भी फिर बढ़ जाएगी। तो क्या बिल्कुल। अंदर पुलिस विभाग में उस तरह की बातें होती हैं कि जैसे डॉक्टर्स मांग करते हैं भैया हमें छुट्टी दो, भैया भर्तियां कराओ, भैया हमें भी एक व्यवस्थित जीवन जीने का अधिकार है तो थोड़ा हमें भी आराम दो, तो आप लोग अंदर मतलब आप खुद भी उसमें शामिल हैं लगातार काम करने वालों में, आप लोग को ये ठीक है इंटरनल बात हो सकती है, लेकिन पब्लिक को भी तो पता होना चाहिए कि हमारे समाज में जो पुलिस कंट्रोल करती है चीजों को नियंत्रित करने का इतना भार है, उन पर कितना भार है। क्या आप लोग बात नहीं करते हैं डॉक्टर्स की तरह कि भाई हमें भी तो थोड़ा आराम दो, भर्तियां भर्तियां करो? ये कोई तरीका तो हो नहीं सकता कि आप लगातार मतलब कोई समय नहीं है और लगातार प्रेशर में पुलिस काम करे, और वो भी इतने सारे, कोई एक डिफाइन काम भी नहीं है। इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है अदर ऑर्गेनाइजेशंस के कंपैरिजन में। पुलिस में यूनियन फॉर्म नहीं कर सकते हैं, किसी भी वॉइस को रेज करने के लिए आप कोई संगठन बना के अपना
यूनियन बना के आप उसको काम नहीं कर सकते हैं। ये एक व्यवस्था है पुलिस में। इसलिए आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा कि पुलिस जो है आंदोलन करने के लिए सड़कों पर निकल गई या ज्ञापन देने के लिए कहीं पर गई है, क्योंकि ये पुलिस फोर्स जो है यूनिफॉर्म्ड और डिसिप्लिन फोर्स है। इसमें ये व्यवस्था है कि किसी भी प्रकार से अपनी बात को करने के लिए आप अपनी हायरार्की में, अपनी व्यवस्था के अंतर्गत आप बात कहेंगे, लेकिन आप यूनियन फॉर्म करके या एक आंदोलन के रूप में इस प्रकार से हम नहीं कर सकते हैं। तो ये लिमिटेशन हमारे साथ है। जैसे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की यूनियंस हैं और लेबर यूनियंस हैं, बहुत सारी यूनियंस हैं। वो अपनी, जब उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती है तो वो अपना एक आंदोलन करते हैं, अपनी बात को रखते हैं, लेकिन पुलिस नहीं कर सकती है। तो बेबस महसूस करते हैं क्या पुलिस वाले? हाँ, निश्चित रूप से बेबस महसूस करते हैं जब उनको लगता है कि वो उनकी कुछ जो जायज चीजें हैं उस सुनवाई उनकी होनी चाहिए, लेकिन उनको नहीं सुन पाए या नहीं सुना जा रहा है, या उनको लगता है कि उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो महसूस तो करते हैं, निश्चित रूप से करते हैं। अजय सर, एक हमारे यहाँ शांतनु है, वो हमारे लिसनर हैं, उन्होंने एक सवाल भेजा था और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कस्टोडियल डेथ का। इस बारे में हम अक्सर अलग अलग मंचों पर बात करते हैं, पूछते हैं, और अब तो पुलिस मानती है। अब ऐसा भी नहीं कि सिरे से मना कर देते हो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। अभी पिछले दिनों कितने सारे ऐसे केसेस आए। एक आंकड़ा ये कहता है कि पिछले 2 दशकों में 1888 करीब 2000 कस्टोडियल डेथ्स हुई हैं पूरे भारत भर में, और 893 केसेस रजिस्टर हुए पुलिस पर्सनल के खिलाफ। बहुत कम में वो दोषी ठहराए गए आखिरकार। और इसी तरह से एक नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर है संस्था, वो कहती है कि हर साल 2019 तक, मतलब 5 पीपल डाइड इन कस्टडी एवरी डे इन 2019, वो ये कह रहे हैं। तो कस्टोडियल डेथ किस तरह का प्रॉब्लम है, पुलिस इसे कैसे देखती है, उसका नजरिया क्या है? देखिए, कस्टोडियल डेथ एक बड़ा वाइडर टर्म है कि अगर पुलिस की कस्टडी में कोई है और उसकी डेथ हो जाती है तो कस्टोडियल डेथ में ही काउंट होगा वो। तो इसमें बहुत सारी कंडीशंस आती हैं जब जो अक्यूज्ड है या कोई क्रिमिनल है वो पुलिस की कस्टडी में है और उसकी डेथ हो जाती है। इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है कि पहली बात तो है कि अगर अक्यूज्ड कस्टडी में है तो उसकी जो डेथ है वो तो किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। अगर उसको मेडिकल हेल्प की या मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत है तो वो उसके लिए पूरा प्रोविजन है वो होना चाहिए, और उसको रफली हैंडल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और उसका जो इमोशनल जो ट्रॉमा होता है उसको भी समझने की जरूरत है। तो पुलिस कस्टडी में जो डेथ हो रही है उसमें निश्चित रूप से हमारे पुलिस में बहुत सारे इस चीज को लेके सीनियर लेवल पे लेके भी काफी मरीज हैं, और बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस और सर्कुलर्स भी इस बारे में दिए गए हैं, और इसके लिए पुलिस स्टाफ की ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज की जाती है कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस करना चाहिए और क्या क्या आपको देखना चाहिए जिससे कि इस तरह की सिचुएशन को आप अवॉइड कर सकें। लेकिन दुर्भाग्य से फिर भी ये घटनाएं हो रही हैं, ये बात जरूर है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि जो एक्यूज्ड पुलिस के पास आता है वो अपनी मेडिकल कंडीशन को रिवील नहीं करता है। वो जो भी रीजन हो वो बताता नहीं है कि उसको मेडिकल कोई इश्यू है या नहीं है। कई बार उससे पूछा भी जाता है तो वो अवॉइड कर देता है, वो सबसे पहले छूटने का प्रयास करता है। तो ये इग्नोरेंस जो है ये काफी भारी पड़ जाती है। वो पुलिस के पास आया और उसको कुछ मेडिकल कंडीशन थी और उसकी जो है कुछ क्राइसिस क्रिएट हो गई और वो डेथ हो गया। तो ये चीजें बहुत ही पीड़ादायक है, निश्चित रूप से पीड़ादायक है, और इसके लिए काफी हद तक ठीक करने का प्रयास भी किया जा रहा है। लेकिन इसमें एक पार्ट और इम्पोर्टेंट, जो कि एलिगेशन एक नॉर्मल आदमी समझता है कि पुलिस कस्टडी में डेथ मतलब पुलिस के टॉर्चर से डेथ। ये एक थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। पुलिस कस्टडी में डेथ का मतलब ये नहीं है कि पुलिस ने उसको इतना मारा कि वो मर गया। पुलिस कस्टडी में डेथ का मतलब ये है कि पुलिस की कस्टडी में था और उसकी डेथ हो गई। अब वो डेथ का रीजन क्या है ये एक डिफरेंट चीज है। तो इस चीज को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पुलिस कस्टडी डेथ का मतलब ये नहीं है हमेशा और हर समय कि पुलिस के टॉर्चर से और पुलिस की मार से वो मरा है। ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। हाँ, लेकिन जैसे इसकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है तो वो थोड़ा पेशानी पर बल डालने वाला तो है ही, क्योंकि किसी भी सभ्य समाज में अगर कोई पुलिस की गिरफ्त में है और अभी उसे जेल तो हुई नहीं, मतलब कोर्ट से तो उसे सजा हुई नहीं है, वैसे भी नहीं हुई और वैसे भी वो भी ठीक नहीं है, तो उसकी जब मौत हो जाती है तो फिर वो बड़ी खबर बनती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि कहीं पुलिस की लापरवाही के चलते और थाने में ही उसको मार दिया गया है। इस तरह का एक मैसेज तो जाता ही है।
बिल्कुल, ये एक बहुत ही नॉर्मल मैसेज जाता है और लोग इसको एक जनरल मैसेज यही निकालते हैं कि पुलिस कस्टडी में डेथ मतलब पुलिस के द्वारा मार दिया गया। तो ये एक वाकई में चिंता का विषय है कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो ना हो। उसको प्रिवेंट करने के लिए जो भी किया जा सकता है वो किया जाए, और उसके लिए जो हमारा जो थाना स्टाफ लेवल है उसमें अवेयरनेस के लिए भी बहुत सारी चीजें की जाती हैं, उनको एजुकेट करने के लिए भी बहुत सारी चीजें की जाती हैं। और इसमें स्पेशली इस चीज को भी किया जाता है कि अगर उसकी जरूरत नहीं है तो उसको थाने पे किसी भी कंडीशन में रखा ना जाए, जब तक कि बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है और कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, जब तक उसको थाने पे ना रखा जाए। फिर भी उसके बाद भी ये घटनाएं घट जाती हैं, ये बाकी में चिंता का विषय तो है और इसके लिए ठीक करने की जरूरत तो है। अच्छा, ये भी है कि भारत में जितने राज्य हैं सबकी अपनी अपनी पुलिस है और उनके अपने अपने कायदे कानून एक दूसरे से थोड़ा बहुत तो अलग हैं ही। तो कई बार कोऑर्डिनेशन में भी कोई प्रॉब्लम आती है क्या? क्योंकि जैसे पिछले दिनों हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में किसी व्यक्ति ने कोई बयान दिया और मध्य प्रदेश में आकर छिप गया। फिर छत्तीसगढ़ पुलिस आती है, वो यहाँ से ले जाती है, वो कहते हैं हमने प्रोसेस पूरा किया। मध्य प्रदेश से आवाज उठती है प्रोसेस पूरा हुआ नहीं। तो ये केवल यहीं की बात नहीं है, बल्कि पूरे देश में कई बार ऐसे वाकये सुनने को मिलते हैं। हम तो अक्सर देखते थे कि बंबई और दिल्ली से पुलिस आती थी और यूपी की किसी गांव से किसी को उठाकर ले गई, तो फिर आरोप लगने शुरू होते थे कि ये तो अपहरण हो गया, नहीं 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 तो पुलिस थी। अच्छा, तो बताया क्यों नहीं लोकल पुलिस को? ये कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम क्या है? देखिए, जो लीगल सिस्टम जो है उसको अगर हम प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे तो इस प्रकार के इश्यूज नहीं आते हैं। नॉर्मली एक जो एक व्यवस्था है उसमें ये है कि अगर एक स्टेट की पुलिस किसी दूसरे स्टेट में जाती है तो जहां पर उसको काम करना है या जहां पर उसको जो भी उसका टास्क कंप्लीट करना है तो कंसर्निंग पुलिस से वो कोऑर्डिनेशन में रहती है और करती है। तो ये व्यवस्था का अंग है, लेकिन कभी कभी शायद एक्यूज के भाग जाने के डर से या किसी और कारण से या किसी और व्यवस्थाओं के कारण वो विदाउट इंफॉर्मेशन जो है इस प्रकार के काम करती है और बाद में फिर वो जो है एक विवाद का विषय बनता है। लेकिन इन सब चीजों में बहुत सारी और भी चीजें हैं जो अदर देन नॉन पुलिसिंग फैक्टर्स हैं, तो उसको मैं ज्यादा यहाँ पर नहीं कहना चाहूंगा। वो नॉन पुलिसिंग फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, लेकिन जो लीगल व्यवस्था है वो बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, वो बिल्कुल स्पष्ट है उसमें, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को पता ना हो, पता सबको है, बस फॉलो नहीं करते हैं एक दूसरे राज्यों में जाकर। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और थी सर, मुझे ऐसा कई बार लगता है, आपको लगता है नहीं पता नहीं, लेकिन पुलिस पर काम कुछ ज्यादा नहीं लाद दिए गए हैं कि वो अपराधी भी पकड़ती है, वो ट्रैफिक, मतलब ट्रैफिक पुलिस अलग है लेकिन कंट्रोल वो ट्रैफिक भी करेंगे, मेले ठेले लगेंगे तो वो उसकी व्यवस्था भी बनाएंगे, फिर उसके बाद कोरोना जैसी बीमारी आएंगे तो वो लोगों को घरों में भी खदेड़ेंगे, फिर कहीं आपदा आएगी तो भी पुलिस पहले जाएगी, और घरों के झगड़े होंगे उन्हें वो काउंसलिंग से सुलझाएंगे। मतलब ऐसा नहीं लगता है कि कुछ ज्यादा ही पुलिस पर भरोसा कर लिया हमारी व्यवस्था ने? इसके लिए कुछ अलग विभाग होने चाहिए, कुछ अलग लोगों की भर्ती होनी चाहिए, कुछ एक्सपर्ट्स लोग जोड़े जाने चाहिए। एक पुलिस वाला वो सारे काम कर रहा है। ये बात सही है कि पुलिस पर बहुत ज्यादा काम का भार है और बहुत सारे पुलिस के अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके काम डिफाइन है और सरकार ने जनता के लिए वो खोले हुए हैं, लेकिन उन तक जनता की पहुंच या तो हो नहीं पाती है या कहीं ना कोई पॉइंट मिसिंग हो जाता है। पब्लिक को जब कुछ समझ में नहीं आता तो उसको समझ में आता है पुलिस, तो वो पुलिस के पास ही दौड़ा चला आता है। आपने जैसा कहा कि कहीं भी कोई भी व्यवस्था होती है तो उसके लिए हर जगह किसी न किसी रूप में पुलिस को ही खड़ा कर देते हैं, तो ओवरबर्डन हो जाती है। लेकिन अगर पुलिस के कामों की बात करें तो पुलिस के काम डिफाइंड है और उन कामों को करने के लिए पुलिस प्रतिबद्ध रहती है। लेकिन जो डिफाइंड काम है उससे कई गुना ज्यादा, यहाँ तक कहूंगा मैं कि जितने डिफाइंड काम है उससे अनडिफाइंड जो वर्क है वो इतने ज्यादा हैं कि हम उसको सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सच है कि जब हमें कुछ समझ में नहीं आता है, अगर हम कहीं पर खड़े हैं कोई बात हमको समझ में नहीं आ रही है तो फिर हमें लास्ट में एक पुलिस ही याद आती है कि हम पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस से करते हैं। तो अपेक्षाएं पुलिस से बहुत बहुत ज्यादा है। इसके मुकाबले विदेश में स्थिति कैसी है? आपने जितना समझा पढ़ा, तो उसके मुकाबले हम, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज, अगर मैं आपके सामने चलिए एग्जांपल ही डालना हो कोई, तो उनके मुकाबले हम कहाँ खड़े हैं? आपको क्या लगता है? किसी के बेहतर होंगे हम या सबसे बदतर ही हम? नहीं, बदतर तो नहीं कहूंगा मैं, हम लोग बहुत ठीक कंडीशन में है। फॉरेन में जो कंडीशंस हैं वेस्टर्न कंट्रीज की जैसे आप बात कर रहे हैं, उनके यहाँ सिस्टम काफी इवॉल्व है और काफी सिस्टमेटिक तरीके से काम होते हैं। अगर वो काम जिस डिपार्टमेंट का है तो उस डिपार्टमेंट को बुलाना नहीं पड़ता, वो खुद वहां पर पहुंच के उस चीज को काम कर देता है।
वहां पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती है, जो डिपार्टमेंट का काम है वो ही करेगा। अब यहाँ लाइट चली जाएगी तो भी पुलिस वालों को ही घेरा जाता है, पानी नहीं आ रहा है तो पुलिस वालों को घेरा जाता है, सड़क नहीं बन रही है तो पुलिस वालों को घेरा जाता है। तो ये व्यवस्थाएं वहां पर नहीं है। वहां पर जो जिसका काम है वो काम बखूबी करता है, और वो पुलिस उतनी ओवरबर्डन नहीं है जितने की भारत में है। तो ये व्यवस्थाएं तो है। अभी मुझे ना आपकी सी बात से एक सवाल याद आया। अभी बुल्ली बाई ऐप चल रहा था, उसके पहले सूली डील्स और मुकदमे भी दर्ज हुए इस मामले में, लखनऊ में, दिल्ली में। जी। तो हमने ये पाया कि एक तो अपराधों की जो प्रकृति है वो थोड़ी बदल गई है जब से थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन हुआ है, और बिल्कुल जो पारंपरिक अपराध थे उनको करने के तरीके भी बदले हैं। तो बिल्कुल अपराधी स्मार्ट हो रहे हैं, शहर स्मार्ट हो रहे हैं। ये पुलिस बिल्कुल। होगी कैसे? क्योंकि अगर मैं अकर्मण्यता वाला हिस्सा भी हटा दूं, मैं ये आरोप ना लगाऊं कि पुलिस अकर्मण्य थी, नहीं चाहती वो अपराधियों को पकड़ना, अगर मैं कहूं कि नहीं चाहती भी है, तो भी कई बार एक्सपर्टीज की कमी दिखती है। मैंने तो ऐसे ऐसे पुलिस वाले देखे हैं वो अभी भी नहीं जानते लैपटॉप ऑन करना और कंप्यूटर ऑन करना। मैं ऐसे ऐसे शहर, मतलब मेरठ में और बुलंदशहर में ऐसे पुलिस वाले भी हैं, और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो इस तरह के अपराधों की रोकथाम कर लेंगे, अपराधियों को भी पकड़ लेंगे। तो पुलिस स्मार्ट नहीं है क्या हमारे देश की? और अगर नहीं है तो बताइए फिर तरीका क्या है? नहीं, जहां तक रहा ये बुली बाई ऐप जैसे जो अ, आपने बताया कि घटनाक्रम हुए हैं, तो अब इसमें पुलिस का जो पार्ट है, पुलिस बखूबी करती है। जैसा आपने अभी उदाहरण दिया कि पुलिस में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर्स भी चलाना नहीं आता है जो एक जनरेशन का जो कह सकते हैं ना गैप, वो है अभी कुछ जगहों पर है जहाँ पर कि उनको कंप्यूटर चलाना नहीं आते, जो 50s के प्लस के जो लोग हैं। लेकिन जो नई जनरेशन जो पुलिस में आ रही है वो काफी इसका नॉलेज रखती है, और पुलिस में अलग से टेक्निकल विंग बनाई हुई है जो इस काम के लिए स्पेशलाइज्ड तरीके से काम करती है। क्योंकि ये जो काम है ये एक जनरलाइज्ड वे में नहीं किया जा सकता है। ये जो साइबर का जो भी क्राइम है और क्राइम के जो पैटर्न है, अब जैसे एक बुली बाई ऐप के बारे में आपने जैसे बताया, तो नॉर्मली आदमी सोचता बुली बाई ऐप क्या है, तो उसने सोचा अच्छा, तो उसने जो है ऐप स्टोर से डाउनलोड किया होगा, उसने जो है एंड्रॉयड में होगा तो प्ले स्टोर से कर लिया होगा, अगर एप्पल का होगा तो एप्पल से कर लिया होगा। बट आप पाएंगे कि ये तो आप ऐप स्टोर में है ही नहीं, ये तो गिट हब से किया गया है। गिट हब एक प्लेटफॉर्म है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, तो वहां से इसने बनवाया हुआ है और वहां पर ही लॉन्च किया हुआ है। तो ये टेक्निकल चीजें जो है बहुत अलग अलग हैं, और इसको स्पेशलाइज टीम ही इसको टैकल कर सकती है, और उसके लिए पुलिस में स्पेशल टीम्स बनाई गई हैं। और अब तो काफी हद तक छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में भी जो है इसके लिए टीम्स बनाई जा रही हैं और उनको ट्रेन किया जा रहा है। तो ये काम जो है स्पेशलाइज्ड वर्क है, इसको सभी पुलिस वाले कर लेंगे ऐसा उम्मीद नहीं करना चाहिए हमको। इसलिए इसके लिए एक स्पेशल टीम बनाई हुई है जो साइबर के बारे में नॉलेज रखती है, तो ये किया जा रहा है। पर अभी देखिए दिल्ली हुआ या लखनऊ हुआ, हम यहाँ इन केसेस को लगातार फॉलो अप कर रहे थे इनका। अपने नजर में तो ये आया, और जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, कि पुलिस उतनी तेज नहीं है इन सब मामलों में जितने अपराधी हैं, है ना? अपराधी कुछ ज्यादा तेज हैं। तो इसमें क्या एक्सपर्टीज की कमी भी आप पाते हैं? कुछ ऐसे लोगों को क्या पुलिस सेवाओं में रखना चाहिए, या पुलिस की वैसी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो इस तरह के अपराधों को रोक पाए, और अगर हो जाए तो जल्दी से जल्दी पकड़ पाए? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अभी जो पुराने वाला मामला था सुली डील्स वाला, वो अंजाम तक पहुंचा नहीं है। जी, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें केवल एक्सपर्टीज की बात नहीं है, इसमें बहुत सारे और भी इश्यूज हैं जो इंटरनेशनल और इंटर कंट्री डिपेंडेंट है। क्या है कि अभी हम जिस दुनिया में बढ़ रहे हैं, जो कि हम साइबर वर्ल्ड कहते हैं, और हर चीज जो है उससे कनेक्टेड है। आप चाहे व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो, चाहे व्हाट्स सोशल मीडिया के किसी अदर प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हो, चाहे आप टेलीग्राम की बात करें, आप इंस्टाग्राम की बात करें, आप जूम की बात करें, किसी की भी बात करें, सारे जो प्लेटफॉर्म है आप साइबर स्पेस में आप पाएंगे, सभी साइबर स्पेस से ऑपरेट हो रहे हैं। इनकी एक्सेस जो है वो एक्सेस नहीं है अभी। इसके लिए गवर्नमेंट ने प्रयास भी किए हैं कि उनके जो सर्वर्स जो हैं वो इंडिया में लगाए जाएं, उनके जो नोडल ऑफिसर्स हैं वो यहाँ रखे जाएं। तो जो भी कोई क्राइम होता है तो हमें उस कंसर्निंग अथॉरिटी से कांटेक्ट करके उसकी हमको इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, और वो अथॉरिटी और वो एजेंसी जो होती है वो इंडिया में है ही नहीं, तो पुलिस क्या करे?
तो पुलिस फिर जो है करस्पॉन्डेंस करती है, कोशिश करती है कि जल्दी से जल्दी उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए। फिर वो प्राइवेसी का कुछ इशू बता के वो शेयर नहीं करते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। इस बारे में गवर्नमेंट ने बहुत सारे अभी हम्म। चेंजेस भी लाए हैं। गवर्नमेंट ने एक आईटी रूल्स भी नए फॉर्म किए हैं। आपने ट्विटर वाला काफी भी सुना भी होगा, उसको लेके ये लोग कोर्ट गए थे कि हम अपना नो ऑप्शन नहीं बनाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। हाँ तो वो बहुत सारी तो, चीजें आपने हाँ सुनी वो हर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कहा गया है कि वो इस तरह के सेल्स बनाए। यस। पर रुपेश जी, फिर ये बात है, चलिए ये तो आपने कह दिया कि इसमें सरकारों का भी एक बड़ा रोल है कि भाई वो सुनिश्चित करें कि कहाँ पर कैसे एक सिस्टम बन जाए, ठीक है, पुलिस उसे फॉलो करेगी। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जैसे दिल्ली है, बाकियों की जी तुलना में दिल्ली में ये एक सिस्टम आया कि हम जी ऑनलाइन एफआईआर वगैरह करा दें। अभी कितने जी स्टेट्स इंडिया में ऐसे हैं जहाँ एफआईआर जैसा मूल काम भी बिना मशक्कत के जी पूरा होता नहीं है। और ये उन लोगों की बात नहीं कह रहा हूँ जो गांव में रहते हैं, अशिक्षित हैं बेचारे, वो थाने वाने जाने जी में जी डरते हैं, बल्कि पढ़े लिखे लोग एफआईआर कराने थाने जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि वहां दुर्व्यवहार की उनको आशंका होती है। तो ऐसे में ये हुआ कि जी चलो भाई आप ऑनलाइन एक्सेस लो और अपनी चीजें जो है मोटी मोटी वो तो आप कम से कम ऑनलाइन करो। लेकिन आपको जी फिर इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इसमें तो किसी के पास नहीं जाना है, ये तो एटलीस्ट किया ही जा सकता है। पर मुझे क्या लगता है, मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ कोई भी नई चीज आती है ना, पुलिस को उसके बारे में सबसे आखिर में लेस किया जाता है, मतलब जी जी डिजिटल मामले में कह रहा हूं मैं, सबसे लास्ट में पुलिस को दिया जाता है वो कि अच्छा अब तुम भी बना लो एक वेबसाइट, चलो ऐप पे आ जाओ। जी जी कुछ जी। और महसूस करते हैं आप, इस ये सहमत है मुझसे, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। नहीं, इसमें मैं कहूंगा कि ऑनलाइन एफआईआर की जो बात आपने कही है, ये बहुत सारे स्टेट्स ने कर रखा है और मध्य प्रदेश ने भी किया हुआ है कि आप ऑनलाइन जाके वो प्लेटफॉर्म पर आपकी कंप्लेंट को सबमिट कर सकते हैं, आप एफआईआर कर सकते हैं। तो कई बार हमको उस चीज की जानकारी नहीं होती है, इसलिए भी ये फील जाता है कि यार हम क्या करें। जैसे मान लीजिए आपकी कोई कार चोरी हो जाती है, तो आपको थाने जाने की कतई जरूरत नहीं है। आप mppolice.gov.in में आप जाइए, प्लेटफॉर्म ओपन करिए, आप एफआईआर रजिस्टर करिए, कर सकते हैं आप। तो ये एक इंफॉर्मेशन का अभाव भी है लोगों में थोड़ा सा। हाँ तो मतलब इसका ये होना चाहिए कि फिर अखबारों में या टीवी पर, है ना, तो वहां पर एड जी आने चाहिए, लोगों को मालूम होना चाहिए कि भाई इस काम के लिए जाना है, इस काम के लिए नहीं जाना है। यूं भी थाने में भीड़ बिल्कुल, लगा के कोई फायदा तो है नहीं, जो काम घर कोई से हो फायदा सकता है वो नहीं। घर से हो। बिल्कुल। तो हम्म। ये इसके लिए पब्लिसिटी भी की गई है, लेकिन क्या है कि ये सारी चीजें डिजिटलाइज्ड हैं और ऑनलाइन सब सबमिट करना होता है। तो जो लोग जानते हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसको नहीं कर पा रहे हैं। उनको कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि एक ना टेक्निकल नॉलेज, वो भी एक इशू है पब्लिक के लिए। एक आम आदमी कहाँ सर खपाऊं मैं, ऑनलाइन कौन सी वेबसाइट खोलूं और कहाँ जाऊं और क्या सबमिट करूं और कैसे करूं, उसी में दिमाग खराब हो जाए, सच्चे थाने चले जाऊं। ये एक अप्रोच भी रहती है। हम्म। तो वैसे मतलब आप लोगों ने क्या किया, अब मैं थोड़ा सा आपके उस पर आ रहा हूँ, क्या क्या आप लोग थानों में ऐसे लोगों को रखना सुनिश्चित करते हैं जो थोड़ा सा इस डिजिटल क्रांति को जानते समझते हो कि हाँ भैया एक ऐसा व्यक्ति तो बैठा हो कम से कम जो थोड़ा साइबर एक्सपर्ट जिसको कहते हैं हम। देखिए, साइबर एक्सपर्ट तो नहीं कहेंगे, पर टेक्निकल नॉलेज के लोग थाने में रहते हैं। जो एक बेसिक नॉलेज जो टेक्निकल का होना चाहिए वो लगे रहते हैं। आपको इस बात की जानकारी भी शायद होगी कि थानों में जो भी एफआईआर होती है या जो भी केस की चीजें होती हैं, वो सब उनका एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है सीसीटीएनएस का, उसी में ही होती हैं, ऑनलाइन होती हैं। और हम्म। उसके लिए एक्सपर्ट हैं। उसके लिए जो फोर्स है ट्रेंड है, वो उसमें काम करता है और वो चीजों को समझता भी है। और जो भी आता है तो उसको भी ऑनलाइन ही करना होता है। जैसे कोई थाने में एफआईआर लिखाने जाएगा तो उसको सीसीटीएनएस में बैठ के, कंप्यूटर में बैठ के ही टाइप करवाना पड़ेगा कि सर मेरे साथ ये हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ, तो कंप्यूटर में ही करेगा, तो वो भी ऑनलाइन ही होगा। जी ऑनलाइन तो होगा, मगर मैं उम्मीद कर रहा हूं सर कि जितनी जल्दी चीजों का एक्सेस, डिजिटल चीजों का एक्सेस अपराधियों के पास आ जाता है, वो मतलब अब ऐसा ही पुलिस के पास भी आ जाए। लेकिन अब मैं एक और इशू है जो बड़ा है और मुझसे कहा मेरे कई मित्रों ने कि उस पर सवाल पूछा जाए, ये एनकाउंटर्स का है। 20-25 साल पहले तक तो ज्यादातर ये शब्द सुनते नहीं थी पब्लिक, फिर एनकाउंटर्स आए और फिर फेक एनकाउंटर्स आ गए, फेक एनकाउंटर्स होने लगे। पुलिस के सामने कोई चैलेंज है या पुलिस इसे चैलेंज नहीं मानती? देखिए, एनकाउंटर जैसी कोई चीज जो है वो तो मैं नहीं कहूंगा। और चैलेंजेस तो पुलिस के सामने हमेशा रोज नए आते हैं। अब जहां तक रही इनकाउंटर की बात, तो इनकाउंटर कोई प्लान नहीं करता है। ये जो होता है वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि क्या ऑपरेशन चल रहा है और क्या सिचुएशन है। सामने अगर जो एक्यूज्ड है या जो जो भी लोग हैं, वो अपने आप को बस सरेंडर नहीं करते हैं और वो फायर ओपन कर देते हैं या
ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं जो कि बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। तो उस कंडीशन में फिर जो इसको आप कहते हैं इनकाउंटर, वो फिर कंडीशन शुरू होती है। नहीं, वो तो एक देखिए आम नागरिक को भी अधिकार है कि वो अगर उस पर हमला हो रहा हो तो अपने बचाव में बिल्कुल वो जितना जो है कर करे। सकता है। मगर मैं ये पूछ रहा हूँ सर कि अक्सर ये पाया है कि कुछ राज्यों में कुछ जगहों पर ये चीजें अचानक से बढ़ जाती हैं। क्या ऐसा भी होता है कि कहीं कहीं जो शासन में लोग होते हैं उन पर भी ये होता है कि वो बदल जाएं तो अचानक से पुलिस की भी स्ट्रेटजी या पुलिस की भी सोचने समझने की जो स्थिति है या जो शैली है वो बदल जाती है? कहीं तो अचानक एक स्टेट में हम कुछ नहीं पाते और अचानक वहां नेतृत्व परिवर्तन होने का एनकाउंटर्स में तेजी भी दिखती है। तो क्या पुलिस उस अप्रोच से भी चलती है कि जब वहां नेतृत्व बदलेगा तो हमारी शैलियां भी बदल जाएं? नहीं, मैं तो इस बारे में यही कहूंगा कि पुलिस जो है वो एज पर लॉ ही काम करती है, चाहे वो किसी भी स्टेट की पुलिस हो, वो एज पर लॉ ही काम कर सकती है। क्योंकि केवल उसकी जवाबदेही जनता या जो हमारा शासन तंत्र है केवल उसके लिए नहीं है, इसके साथ साथ हमारी न्याय व्यवस्था भी है। अगर कुछ करेंगे उल्टा सीधा जो कि कानून सम्मत नहीं होगा तो उसको न्यायालय में जवाब भी देना होगा। तो इसलिए कई बार ऐसा महसूस जरूर होता है कि राजनीतिक रूप से परिदृश्य बदलने पर चीजें बदलाव महसूस करते हैं। ये कभी कभी ऐसा लगता जरूर है, पर वास्तव में कानून के बाहर जाकर पुलिस काम नहीं कर सकती है। नहीं, क्योंकि मैं ऐसा देखिए कोई दबी छिपी बात नहीं, मैं तो सीधा बता रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा सार्वजनिक है कि कई बार वो लोग जो सरकारों में बैठे हैं या जो सरकारों में आएंगे वो ऐसी बात कह देते हैं कि भाई अपराधी या तो सुधरेंगे या हम एनकाउंटर करा देंगे या मतलब वो इशारों में ही भले कहते हैं। तो एक मैसेज जाता है कि भाई ये तो देखो जेल में भी नहीं डालेंगे, ये तो मार ही देंगे। तो ऐसे में जो एक सही और अच्छा पुलिस वाला है, जो आदर्श है, जिसको मालूम है कि ये व्यवस्था इसलिए नहीं बनी कि हम किसी को मार ही डालें बल्कि ये सुधारात्मक है, कोई अपराधी भी हो तो सुधारना है, उस पर एक मेंटल प्रेशर भी होता है क्या, और एक जॉब में भी प्रेशर बाद में आ जाता होगा शायद, जब ऐसे व्यक्ति सरकारों में आते हैं जो चाहते हैं कि इसी तरह से काम हो, जैसा हमने कह दिया था कभी कई मंच से खड़े होकर। देखिए, ये राजनीतिक जो भी बयान है उनके बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। उनकी जो भी व्यवस्थाएं हैं या जो भी उनका कहना है उनकी जगह पे जो भी है हो सकता है। बट एज ए पुलिस मैन जहां तक मैं कहूँ, जब तक कि कोई ऐसी सिचुएशन अराइज ना हो तब तक ऐसा कोई काम करते नहीं है। और वो कोई भी पुलिस ऑफिसर इस प्रकार का काम नहीं करेगा जो लॉ परमिट ना करता हो। तो पुलिस ऑफिसर की जवाबदारी लॉ के प्रति है, उसको लॉ ही फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो लॉ के लिए और लॉ के हिसाब से ही काम करने वाला है। कई बार पॉलिटिकल बयानबाजियों से ऐसा लगता जरूर है कि ऐसे बदलाव आ जाते हैं और पुलिस वाले प्रेशर में आ जाते हैं और काम करते हैं। निश्चित रूप से कुछ बदलाव आते हैं, लेकिन वो एनकाउंटर के रूप में आते हैं ऐसा मैं नहीं कह सकता। हाँ, मतलब ऐसा आप नहीं कह सकते लेकिन ऐसा पब्लिक में एक वो विचार तो है, परसेप्शन तो है कि भाई जैसे लोग आ जाते हैं, मतलब अलग अलग पार्टियां, तो पुलिस भी अपने काम करने के ढंग बदल लेती है। आज ना मैं अभी पुलिस को छोड़ देता हूँ, एक आपको उदाहरण देता हूँ। जी हैदराबाद की तरफ जो है किसी का रेप हुआ और जी संदिग्ध पकड़े गए। बाद में जब जी वहां पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्हें लेकर पहुंची, जो पकड़े गए, तो कहा गया भागने की कोशिश कर रहे थे और वो मार दिए गए। हुआ ये कि जी पब्लिक बड़ी खुश हुई और पुलिस वालों को जी कंधे पर उठाकर जय जयकार की। तो क्या समाज में जी इस तरह का परिवर्तन आप नहीं देख रहे हैं कि समाज इन चीजों को लेकर अब सवाल नहीं करता है, जैसे कभी होते थे कि ह्यूमन राइट्स वाले भी आते थे, समाज भी पूछता था भाई ऐसे मत करो। समाज को भी लगता है कि भाई फटाफट फैसला करो, मतलब अब वो इंतजार में नहीं है कि वो जाए, मुकदमा होगा, चार्जशीट दाखिल होगी, बहस होगी, फैसला आएगा। लोगों के अंदर भी कहीं आ गया है कि एनकाउंटर बहुत बढ़िया है, पुलिस एनकाउंटर कर दे। ये कुछ जगहों पर या कुछ विशेष परिस्थिति को लेकर ऐसी फीलिंग हो सकती है, पर इन जनरल पब्लिक की फीलिंग इस बारे में ऐसी नहीं है कि एनकाउंटर होना चाहिए। हाँ, पब्लिक की फीलिंग जैसा कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कभी कभी सुनने मिलता है कि बदमाशों के साथ जो है इस प्रकार के काम होना चाहिए, लेकिन ये उनकी फीलिंग है। लेकिन एक्चुअल में सिचुएशन बहुत अलग है, वो करना संभव नहीं है, क्योंकि जब भी कोई इनकाउंटर होता है तो उसकी जुडिशियल इंक्वायरी होती है और उसका एक पूरा प्रोसेस होता है कि ये जो एक्ट है वो एक्ट किस कंडीशन में हुआ है और क्या वो जस्टिफाइड है और अकॉर्डिंग टू लॉ है कि नहीं है। उसका पूरा एक प्रोसेस होता है। अगर वो प्रोसेस में, वो जो प्रोसेस होता है वो जुडिशियल ऑफिसर करते हैं, जजेस करते हैं, वो पुलिस वाला नहीं होता करने वाला। तो वो उसको इन सब चीजों को फेस करना है। वो जानता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेरी जुडिशियल इंक्वायरी होगी और मुझे उसमें से साफ निकलना होगा, अदरवाइज
उसके खिलाफ भी लीगल एक्शन होगा। तो ये सभी चीजें जो है उसको भी ध्यान में रखनी होती हैं। तो जो भी इनकाउंटर होते हैं तो वो एक पूरी प्रोसेस के बाद ही पूरा क्लियर हो पाता है कि ये सही है या फेक इनकाउंटर था। एक प्रश्न मेरे पास ना जेल से जुड़ा हुआ है, चूंकि जी आप लोगों का तो अक्सर आना जाना रहता ही होगा और वहां की जी स्थितियां भी जी देखी होंगी। तो जैसे मैंने भी जी कहा कि किसी शहर की पुलिस लाइन में अगर हम चले जाएं तो स्थिति का अंदाजा हो जाता है कि यहाँ जो जी सबसे निम्न लेवल पर जो कर्मचारी है, जो बेचारा सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सबसे ज्यादा पब्लिक डीलिंग करता है, वो कैसे रह रहा है। तो ऐसा ही जेल में है। वैसे तो ऊपर ऊपर हम सब जी लोग मानते हैं कि सुधारात्मक है ये सब चीजें, जेल जाता है कोई व्यक्ति तो उसे सुधारा जाता है, अच्छा नागरिक बनाकर जी फिर वापस समाज में भेजना हमारा आदर्श वाक्य है। मगर जी आप जेल जाते होंगे, देखा भी होगा स्थितियों को कितनी जगह, क्या उससे अपराधी जी। और ढीठ हो जाता है या वाकई कोई सुधरता भी है? देखिए, जेल की अपनी एक अलग व्यवस्था है। अंडर ट्रायल प्रिजनर्स अलग रहते हैं, जो कन्विक्टेड प्रिजनर्स हैं वो अलग रहते हैं। तो जो कन्विक्टेड प्रिजनर्स होते हैं उनकी व्यवस्था पूरी अलग होती है। और जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स होते हैं वो कुछ समय के लिए जाते हैं और जब उनकी बेल हो जाती है तो वो बाहर आते हैं। तो उनका एक पूरा सेटअप चलता है जिसमें सुधार करने के लिए उनको अलग अलग उनके कोर्सेज कह सकते हैं, या यूं कह लीजिए कि कुछ उनको टीचिंग्स टाइप भी दी जाती हैं, उनसे काम भी करवाए जाते हैं, उनको गाइडलाइन भी दी जाती है, उनको गाइडेंस भी दिया जाता है, इवनिंग क्लासेस भी लगाते हैं। तो वो सब चीजें उनकी होती रहती हैं। लेकिन जहां तक रही कि और ढीठ हो जाते हैं, ऐसा तो अपन कहना संभव नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां इतनी अलग है जेल के अंदर जो कि हम अभी सोच नहीं सकते हैं बाहर बैठे हुए। क्योंकि जेल के अंदर की सिचुएशन जो है बहुत बहुत ज्यादा अलग नहीं, मैं तो अंदर जाके देखना भी नहीं चाहता। मैं तो सोच रहा हूँ कि आपसे ही पूछ लूं कि जो है है। अंदर, क्या अंदर उस तरह का माहौल वाकई एक अपराधी के लिए हम लोग बना पाए हैं इंडिया में कि वो सुधर कर एक अच्छा नागरिक बनकर बाहर निकले? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं इनके बारे में तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन जो कन्विक्टेड प्रिजनर्स होते हैं उनके लिए इस प्रकार की व्यवस्था बनाई गई है और उसमें कोशिश की जाती है कि इन लोगों को सुधार आ जाए। और इसमें आपने सुना भी होगा कि इंडिपेंडेंस डे पर, रिपब्लिक डे पर, अलग अलग समय पर इनको प्री रिलीज कर दिया जाता है कि इनके अच्छे आचरण के कारण छोड़ा गया है, या उनका जो कंडक्ट था वो बहुत अच्छा रहा। तो ये सुधार विद इन जेल आते भी हैं। ऐसा नहीं कि नहीं आते, सुधार सुधार भी होते हैं और बहुत सारे लोग उससे सुधर के बाहर निकलते भी हैं। लेकिन बस बात उतनी है कि जो सुधर के बाहर निकलता है उसके बारे में लोगों तक जानकारी नहीं पहुंच पाती है। हाँ, मतलब आप ये बार बार इंगित कर रहे हैं कि पुलिस के जो अच्छे काम हैं या जो पुलिस की उपलब्धियां हैं उन्हें हम रूटीन मान लेते हैं, और जी जो वो नहीं कर पाती या किसी भी कारण से वो ज्यादा जी। रेखांकित हो जाते हैं। ये अच्छा। एक चीज ये हाँ। बहुत ध्यान रखने की है कि पुलिस के पास हमेशा दो पार्टी होती है। एक कंप्लेनेंट होता है और एक एक्यूज होता है, जो दोनों एक दूसरे को बोलता है। कंप्लेनेंट बोलता है ये एक्यूज है और एक्यूज बोलता है कि ये एक्यूज है। तो पुलिस कभी भी दोनों पार्टियों को एक साथ सेटिस्फाई कर दे, ये मतलब बहुत डिफिकल्ट टास्क है। और इसी कारण से क्या होता है कि जो सेटिस्फाई नहीं होता है वो बहुत शोर करता है। जब वो बहुत शोर करता है तो निश्चित रूप से फिर मैसेज यही जाता है कि चीजें जो है वो ठीक नहीं है। ये आपने अच्छा पुलिस का दर्द बताया कि भाई दोनों को संतुष्ट करना तो देखो किसी के बस की नहीं है, जो नहीं होगा वो तो ये कहेगा ही। अच्छा, मेरे पास ना, मैंने सोचा देखिए रिटायर्ड पुलिस वाले हमें कई मिलते हैं, लेकिन ऐसे पुलिस वाले कम ही हाथ आते हैं आप जैसे, जो अभी सर्विस कर रहे हैं और सर्विस लंबी बची है, तो वो तो देखिए तंत्र पर अच्छा खासा असर डाल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो मेरा मन ऐसा है कि मैं आपसे और 4-5 सवाल पूछ लूं, आपने इतना कीमती जी वक्त निकाला है। एक सवाल मेरा ये था कि एक पुलिस वाला शहर में भी डील करता है चीजों को, एक जी गांव में भी डील करता है, फिर वही पुलिस वाला, जैसे आप खुद हैं, जी आपने डकैतों के जी खिलाफ भी अभियान चलाया, और फिर आप एक ऐसे जी शहर में गए जो तीर्थ स्थान के तौर पर प्रसिद्ध है, फिर आप वहां पर जो धार्मिक आयोजन सही से कराना, पब्लिक का सपोर्ट लेना, ये जो एक पुलिस वाला है जिससे हम बहुत तरह के काम भी लेते हैं और तरह तरह की स्थितियों में उसको डालते हैं, ये जी। सब कर लेते हैं क्या उतनी ही कुशलता से, या इसमें भी जरूरत है हमें कस्टमाइज करने की, कि एक खास तरह की ट्रेनिंग खास तरह की परिस्थितियों में हो, उन लोगों को उन्हीं खास जगहों पर भेजा जाए सो दैट वो ज्यादा बेहतर ढंग से प्रशासन संभाल पाए, पुलिस संभाल पाए? देखिए, पुलिस में ये जो व्यवस्था है वो अ, जैसे क्या ना, खास अवसरों के लिए, खास चीजों के लिए वो बहुत डाइवर्स फील्ड है, उसमें इतना कर पाना संभव नहीं है।
लेकिन फिर भी पुलिस में कुछ स्पेशलाइज्ड विंग बनाई गई हैं, चाहे वो साइबर क्राइम को लेकर हो, चाहे वो क्रिमिनल्स को पकड़ने को लेकर हो, या कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज के फॉर्म में हो। तो विद इन पुलिस भी अलग अलग स्पेशलाइज्ड विंग्स हैं जो काम करती हैं और बखूबी काम करती हैं। हाँ, तो उसमें से एज ए एक में पुलिस तो आप ऑफिसर, भी हैं, मतलब उसमें से एक में आप भी हैं, जिसको जी एटीएस कहते हैं। जी ये कोई बहुत पुराना जी विभाग नहीं है। जी हाँ जी हाँ। तो ये चूंकि पुलिसिंग का जो काम होता है वो काम मल्टीफरस वर्क है। तो आप जब काम करते हैं तो आप उन सभी अनुभवों से गुजरते हैं, और वो मल्टीफरस जो टास्किंग आप करते हैं उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो एक्सपीरियंस आपको बहुत काम आता है। चाहे आप सेक्रेटेरिया में रहें, या आप किसी डिसेंट सिटी में काम करें, या आप किसी बड़ी रिलीजियस सिटी में काम करें। तो ये जो जो डाइवर्स जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस वहाँ की सिचुएशन के हिसाब से कन्वर्ट करके करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो ये नहीं कह सकते कि स्पेशलाइज्ड वर्क ही हर जगह उसका एक सोल्यूशन होगा, और ये पॉसिबल है भी नहीं, क्योंकि इतनी हमारे पास ना तो रिसोर्सेज हैं और ना ही इतना मैन पावर है। हाँ, वो तो प्रॉब्लम है ही कि नेताओं की सुरक्षा से लेकर अपराधियों की धरपकड़ तक वो एक पुलिस वाला ही जो है, सब में उसे लगाया जी जाता है। आप तो एटीएस में काम जी। करते हैं, तो थोड़ा सा आइडिया दीजिए कि ये विभाग क्या काम करता है, कैसे करता है। अ, इस बारे में मैं क्या बोलूं, ये बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि नहीं, ये ऐसा ज्यादा नहीं पूछ रहा हूँ, बार बार से पूछ रहा हूँ। जो देश में ऐसी गतिविधियां जो आतंक फैलाती हैं या जो देश विरोधी काम करते हैं, उनके ऊपर नजर रखते हैं और उनके ऊपर काम करते हैं। ये है। ये मुख्य उद्देश्य है। जी ठीक है। जी अब मेरे आखिरी के 4-5 सवाल हैं सर, जिसमें से पहला तो मैं ये पूछूंगा कि पुलिस चाहती जी है, जो नॉर्मली चाहती होगी, कि भाई अपराध ना हो, कंट्रोल हो जाए, हो गया हो तो जल्दी कोई पकड़ में आ जाए अपराधी। तो पुलिस हमेशा चाहती है उसे ज्यादा एक्सेस मिले, ज्यादा एक्सेस इन द सेंस कि जैसे कॉल रिकॉर्ड्स का हो, है ना, या फिर और डेटाज हो लोगों के बारे में। तो आजकल बड़ा एक ना शोर मचा हुआ है कि जी जो प्राइवेसी है वो अहम है, लेकिन हम पुलिस को जी ऐसे लोगों की, मतलब ऐसी छवि है पुलिस की कि भाई ये हमारी प्राइवेसी को सबसे ज्यादा भंग करते हैं। वो हमें कहीं भी पकड़ेंगे, जी हमसे कहीं भी पूछताछ करेंगे, हमारे कागज देखने लगेंगे, कहीं भी अचानक हमारी तलाशी लेंगे। इसके अलावा हमारी कॉल डिटेल निकालने का अधिकार भी उनके पास है, मतलब ठीक है, उसका एक प्रोसेस भी है। तो जी पुलिस तो चाहती है कि उसके पास एक्सेस हो, नागरिक चाहते हैं जी कि उनकी प्राइवेसी हो। ये जो जी कॉन्ट्राडिक्शन है, इसमें आपके क्या जी। विचार हाँ देखिए, इसमें मेरा ये कहना है कि प्राइवेसी को लोगों ने कई तरीके से इंटरप्रेट कर रखा हुआ है। कई लोगों ने प्राइवेसी को इतना वाइड एंगल डिफाइन कर दिया है कि उसमें उसकी सभी चीजें आ गई हैं। तो प्राइवेसी निश्चित रूप से ऑनर की जाना चाहिए, लेकिन वो प्राइवेसी की एक लिमिटेशन है, और उस लिमिटेशन को भी उसको समझना बहुत जरूरी है। अब जैसे आपने कहा कि अगर कोई जा रहा है तो उसको रोक के उसके व्हीकल के कागज चेक करना, तो ये उसकी प्राइवेसी का पार्ट नहीं है, ये उसको समझना पड़ेगा। और उसको, अगर वो कोई क्राइम कर रहा है तो क्राइम करने के कारण उस पर, उसको घर में घुस के पकड़ने की बात हो या उसके कॉल एक्सेस करने की बात हो, तो ये इसके लिए भी एक सिस्टम है। तो वो उसकी प्राइवेसी वहीं खत्म हो जाती है जहां पर उसने क्राइम किया, क्योंकि उसने लॉ वायलेट कर दिया। तो उसकी प्राइवेसी का पार्ट भी वहां पर जो है नहीं, आके वो तो स्टॉप हो जाता है। शुरुआत में तो पता ही नहीं ना कि उसने किया या नहीं किया, अभी तो पुलिस जांच में है और उसके दौरान कर रही है। देखिए, ये उसका परसेप्शन है कि उसने नहीं किया है या वो तो पुलिस जांच कर रही है, ये तो उसका परसेप्शन है। वो तो नहीं, कहेगा कि साहब ये तो वो मैंने कुछ तो किया ही नहीं है। कोर्ट में होगा ना तय। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये उस कोर्ट में तय। हाँ, इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी, मतलब मैं शायद सवाल अपना जी सही से फॉर्म शायद ना कर पाया हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी पुलिस बहुत सारी चीजें मैं ये नहीं कह रहा हूँ इलीगली करती है, मैं कह रहा हूँ लीगली ही करती है। और हाँ ये हाँ भी कह रहा हूँ कि वो चाहती है कि उसे और भी अधिकार मिले। लेकिन बहुत सारे जी जो ग्रुप्स हैं जो प्राइवेसी के लिए काम करते हैं, उनका ये कहना है कि सरकारें जो हैं पुलिस के जरिए या फिर और भी एजेंसीज के जरिए प्राइवेसी का हनन कर रही है नागरिकों का। तो मैं उसमें आपके विचार पूछ रहा था, क्योंकि आप भी एक नागरिक तो हैं ही, तो आपके पास भी एक जी फोन जी है, लैपटॉप है, आपकी एक लाइफ है। तो कोई क्यों चाहेगा जी कि जी। हम अपराधों की रोकथाम के नाम पर अपना सब कुछ खोल कर रख दें। नहीं, अपराधों की रोकथाम के नाम पर तो प्राइवेसी ब्रीच नहीं कर सकते हम, ये बात सही है। लेकिन जब जो
इन्वेस्टिगेशन की जैसे आपने बात की, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर किसी फैक्ट को रिवील करने की जरूरत है जो कोर्ट के सामने पुट अप करना पड़ेगा, जिससे कि हम ये प्रूव कर पाए कि ये चीज या ये क्राइम कमिट हुआ है, तो इसके लिए बहुत सारी चीजों के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए जरूरतें होती हैं, और वो थ्रू लीगल प्रोसेस कंप्लीट करनी होती हैं। तो ये तो जरूरत है, क्योंकि बिना उसके तो कोर्ट में ये प्रूव करना पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि ये क्राइम हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये तो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम तो रहेगा, क्योंकि प्राइवेसी का जो इशू है वो तो वाकई में कॉन्ट्रडिक्शन भी रहेगा, और एक राइट्स के रूप में ये फॉर्म किया जाएगा कि हमें ये राइट मिला हुआ है और आप जो है इसको ब्रीच कर रहे हैं। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन तो बना रहेगा, ये ये आगे भी कॉन्ट्रडिक्शन, चलेगा, हाँ चलेगा, अभी तो सेटल नहीं होगा। और ऐसा ही चलेगा। कॉन्ट्रडिक्शन राजद्रोह के मामले पर चलता है। हम अक्सर देखते हैं कि आजकल तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, एकदम मुकदमा तुरंत दर्ज हो जाता है, कोई भी कर देता है। अदालतें तो खूब फटकार लगाती हैं पुलिस को कि भाई थोड़ा देख समझ तो लिया करो, आप दर्ज करने से पहले कर क्या रहे हो। जी जी। अब ये तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, पर्सन टू पर्सन और सिचुएशन पे डिपेंड करता है। हाँ मतलब डिफाइन नहीं हो सकता अभी उस तरह से। जी वो चलेगा और अनंत काल से चल रहा है। मुझे लगा ये भी पूछ लूं, उलझाने वाली तो बात है। अच्छा, एक पुलिस वाले का दिन जो है डेली कैसा होता है सर, जी। ये बता दीजिए आप। मतलब वो बेचारा बेचारा तो नहीं कहूंगा, होता तो बहुत सशक्त है, लेकिन वो सुबह से लेकर रात तक, और फिर शायद रात को भी ड्यूटी होती, कैसा दिन होता है उसका? एक आम आदमी को आप कैसे समझाओगे भाई डेली रूटीन क्या है? डेली रूटीन तो अगर हम जिले की पुलिस की बात करें तो काफी टफ होती है, क्योंकि जाने का टाइम तो उसको पता होता है कि मुझे इस टाइम पे पहुंचना है, पर वो वापस खत्म करके वापस कब आएगा ये टाइम उसका नहीं पता होता उसको। ये एक बहुत बड़ी चीज है जो कि आपको बाकी और किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको नहीं मिलेगी, कि आपको जाने का टाइम भी पता है और आपको आने का टाइम भी पता है। पर पुलिस में आपको, अगर आपका शिफ्ट 8 बजे से शुरू हो रहा है तो आपको जाने का टाइम तो पता है कि 8 बजे मुझे वहां पहुंचना है, बट वो 8 बजे के बाद मुझे वहां रहना कब तक है ये वो नहीं बता सकता। अच्छा, तो ये तो शिफ्ट के घंटे नहीं होते हैं सर कुछ तय? जैसे आप लोग शिफ्ट लगाते होंगे, कैसे लगाते हैं? देखिए, पुलिस जो है शिफ्ट हम लोग वैसे फॉर्मली शिफ्ट तो बनाते हैं, 8-8 घंटे की शिफ्ट होती है, लेकिन वो फोर्स इतना अवेलेबल होता नहीं है कि उससे पूरी व्यवस्था को चलाया जा सके। अब जैसे कि कोई स्पेशल ओकेजन्स आते हैं, चाहे वो कोई फेस्टिवल हो, चाहे कोई लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे कोई अदर अरेंजमेंट्स हो, तो बल्क में फोर्स की रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो उस टाइम पे भी फिर यही होता है कि कोई ड्यूटी आवर्स नहीं, आपको फुल टाइम काम करना है जब तक आप वहां पर हो। तो ये तो एक प्रॉब्लम रहता है, और क्योंकि जो डेली थाने की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी अपने आप में इतनी ज्यादा होती है कि वहीं से स्पेयर करना बहुत कठिन होता है। तो वो जब वो ये उसके लिए एक्स्ट्रा वर्क होता है, चाहे वो किसी अरेंजमेंट में जाके ड्यूटी करे, वो एक्स्ट्रा वर्क होता है, लौट के उसको वापस थाने का काम पूरा करना। तो ये मतलब लोड तो बहुत ज्यादा है। और अक्सर मैं देखता हूँ कि बड़ी दयनीय हालत में एक या दो सिपाही किसी अपराधी को बस में ढो के ले जा रहा है। कहीं कहीं तो एक दिन मैं देख रहा था साइकिल पर ले जा रहा था, तस्वीर छपी थी। कहीं वो ऑटो में ले जा रहे हैं। बड़ा बुरा हाल है, मतलब देख के लोग हंसते भी हैं और तरस भी खाते हैं कि ये तो अपनी भारतीय पुलिस बिल्कुल की स्थिति है। अच्छा, तो जी। मतलब दिन तो बड़ा हेक्टिक है। ऑफ वगैरह मिलते हैं आप लोगों को, नहीं मिलते हैं? ऑफ जो होता है पुलिस डिपार्टमेंट पे आने के बाद ऑफ हो जाता अच्छी नौकरी नहीं है मतलब, आप तो हतोत्साहित कर रहे हैं। है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। समय समय पे पुलिस ऑफिसर्स जो हैं उनको छुट्टियां भी मिलती हैं, उनको स्पेशल लीव्स भी मिलती हैं, उनको कैजुअल लीव्स भी मिलती हैं, मेडिकल की कोई इमरजेंसी होती है तो मेडिकल लीव्स भी मिलती हैं और छुट्टियां मिलती हैं। हाँ, ये जरूर है कि इतनी लिबरली छुट्टियां नहीं मिल पाती जितनी अदर डिपार्टमेंट से मिलती हैं, पर छुट्टियां मिलती हैं, हमारे स्टाफ को छुट्टी बिल्कुल मिलती है। हाँ मतलब पढ़ाई लिखाई भी करनी हो तो मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल सकती। वो डिपेंड करता है, क्योंकि हाँ चैलेंजिंग जॉब है तो फिर छुट्टियों वुट्टियों का हिसाब भी वैसा ही है। अच्छा, मेरे जी आखिरी दो प्रश्न हैं, उसमें से एक ये है कि जी। मुझे बताइए कि आदर्श पुलिस वाला कैसा है आपकी नजर आदर्श पुलिस वाले की जब मैं परिकल्पना करता हूँ तो यही कि जब वो ड्यूटी से शाम को लौटे तो उसको किसी प्रकार की चिंता ना हो कि आज मैंने ये किया जिसके कारण से मैं परेशान हूँ। वो सेटिस्फाइड हो, उसको लगे कि आज जो दिन भर काम किया मैंने, डन, बढ़िया काम किया मैंने, और मुझे किसी प्रकार का कोई गिल्ट नहीं है।
ये होना चाहिए। ये मेरी आपने पसंद है। बड़ा भारी शब्द बोला आखिर में कि उसे कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए। जी, इसमें बहुत कुछ है, मैं छोड़ देता हूँ सुनने बहुत वालों कुछ। पर, वो उसे कैसे डिकोड करेंगे। एक आखिरी जी जी। सवाल है कि एक नागरिक पुलिस को कैसे सहयोग करे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि पुलिस जितनी ईमानदारी, जितनी मेहनत से काम करे, जिनके लिए वो काम कर रही है वो भी बदले में उन्हें उतना सहयोग तो करें कि पुलिस का काम आसान हो सके। तो एक नागरिक क्या करे, आपकी अपेक्षाएं क्या हैं? देखिए, नागरिकों से तो मैं बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं करता हूँ, क्योंकि एक जब नागरिक काम करता है तो उसको लगता है कि वो अपना काम करके सीधे निकल जाए, किसी उलझन में ना पड़े। लेकिन फिर भी पुलिस जो कर रही है काम, वो निश्चित रूप से नागरिकों के लिए ही कर रही है। तो नागरिकों से अपेक्षा यही रहती है कि जब जरूरत है उनकी, तो वो पुलिस को सहयोग करें। और वो सहयोग कई रूप में हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप पुलिस को आके स्टेटमेंट दीजिए राइटिंग में, या पुलिस के साथ आप कोर्ट जाके वहां पर उनको बताइए कि नहीं, पुलिस ने सही किया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप हेल्प कर सकते हैं उनमें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि वॉलंटियर्स के तौर पे आप पुलिस को असिस्ट कर सकते हैं, या आप जो काम कर रहे हैं, जो अरेंजमेंट्स हैं, ऐसे अरेंजमेंट्स जहाँ पर कि क्रिमिनल की धरपकड़ नहीं है, चाहे मेला की हो, चाहे अदर फेस्टिवल्स की हो, या प्रोसेशंस की हो, या ट्रैफिक मैनेजमेंट की हो। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं जहाँ वॉलंटरीली अपनी जो ड्यूटी के रूप में अगर वो दे सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। पुलिस जब कोई इंफॉर्मेशन मांगे तो उनको शेयर कर ले, अगर डायरेक्टली नहीं करना चाहती तो दूसरी तरीके से शेयर कर ले। इस प्रकार की कुछ अपेक्षाएं तो जरूर रहती हैं। अच्छा, सवाल तो मैंने बहुत सारे पूछ लिए आपसे रुपेश जी, लेकिन जाते जाते मैं ये जरूर पूछूंगा कि इतना लंबा आपका सेवा काल अब हो ही गया, तो इस आपने कहा ना कि एक संतुष्टि होनी चाहिए जब मैं घर लौटूं, या कोई भी पुलिस वाला घर लौटे। आपको आपका कौन सा काम है जो जिसमें इतनी संतुष्टि थी कि आप कह सके कि उस दिन मैं काफी संतुष्ट था अपने उस काम से, ये हुआ था? कुछ याद आता है? पर्टिकुलर इंस्टेंस की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मतलब कोई तो वाकया होगा आपकी लाइफ में जब घटा होगा, जब आपको लगा होगा कि भाई पुलिस फोर्स में आया था, आज मैंने ये वाला काम किया और ये अच्छा किया मैंने, ये इससे मुझे तसल्ली हुई। एक छोटा सा वाकया है, मैं बता रहा हूँ आपको। 2006 की बात है। मैं ग्वालियर हाई कोर्ट गया हुआ था भिंड से। वहां से जब मैं लौट रहा था, तो एक मेलगांव पड़ता है, रास्ते में एक जगह पड़ती है। उसके पहले रास्ता उसमें बहुत ज्यादा खराब हुआ करता था ग्वालियर से भिंड का। अब तो बहुत अच्छा रास्ता हो गया है। तो शाम का समय था, करीबन 7 बजे के आसपास की बात होगी। तो कुछ चिल्लाने जैसी आवाज आई। तो मैंने सुना, तो मैंने कहा क्या कुछ आवाज आई क्या? ड्राइवर ने कहा कि सर सुना तो मैंने, अच्छा दिख कुछ नहीं रहा है आपको, कुछ आवाज आई है। मैंने कहा अपन एक काम करते हैं, रुक के देखते हैं क्या है। तो रुक के देखा, तो कुछ दूरी पर, लगभग 50 मीटर दूरी पर, एक व्यक्ति खेत पर पड़ा हुआ था और उसके ऊपर 3 आदमी मुंह बांध के खड़े हुए थे। अच्छा। और उसके ऊपर हथियार लगा रखा था कि आप तुमने चिल्लाया तो गोली मार देंगे। और वो पहले एक बार चिल्ला चुका था, उसने पुलिस की गाड़ी देखी। तो हम उसकी तरफ दौड़े और वो वहां से भागे। तो उसको तो हमने रेस्क्यू कर लिया, क्योंकि वह डिस्टेंस था सामने खेत का। तो वो हम एक्यूज को तो हम नहीं वो पकड़ पाए, लेकिन बाद में पकड़े गए वो। तो जब वो बंदा हमारे पास आया, तो उसकी आंखों में जो भाव था और जो उसके जो पूरे जो एटीट्यूड थे, वो बहुत संतुष्टिदायक थे कि उसकी आज जान बच गई हमारे कारण से। अगर हम उस आवाज को नजरअंदाज करके निकल गए होते तो शायद उसके पता नहीं क्या होता। बहुत सारी घटनाएं हैं। ये तो आपने एक ही बताई समय की कमी के चलते। मतलब काफी संतोषजनक जॉब चल रही है आपकी। ठीक है फिर तो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश जी, इतना समय दिया, और आपने मेरे बहुत सारे टेढ़े मेढ़े सवालों का बड़ा सीधा सीधा भी जवाब दिया। थैंक यू सो मच, बात करके मजा आया सर। थैंक यू सो मच। तो ये थे रुपेश जी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पुलिस को लेकर आपके मन में कुछ सवाल होंगे, उनका जवाब तो मिला ही होगा। लेकिन अगर नहीं मिला, कुछ और सवाल आपके मन में हैं, तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। एक बार फिर से कोई नया पॉडकास्ट लाएंगे और फिर पुलिस पर बात करेंगे किसी नए एंगल के साथ। लेकिन अभी जो आपने पॉडकास्ट सुना वो कैसा लगा बताइएगा जरूर। व्हाट्सएप है 9953323303। बाकी हमारा मेल आईडी तो आपके पास हो गई, radio@aajtak.com। हमारा टेलीग्राम चैनल है पढ़ाकू पार्टी, उसे प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आने वाले हर पॉडकास्ट की पहली खबर
मैं वहीं देता हूँ, और अक्सर जो सवाल आप लोग चाहते हैं कि मैं पूछूं वहां आप देते हैं, तो मैं पूछता ही हूँ। तो इंतजार रहेगा आपके मेल्स का, वॉइस नोट्स का और पढ़ाकू पार्टी पर आपके कमेंट्स का भी। अगले गुरुवार फिर हाजिर होंगे, तब तक पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार नितिन ठाकुर के साथ कीजिए मुलाकात अपने मनी मैनेजर से।